गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 47 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर और कुछ प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 47 तक पहुंच सकते हैं। पहला प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री का, जैमिनी ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है। 4 वेद हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से, बी है इसका आंसर। संगीत वंगीत सब सामवेद में, जादू टोना अथर्ववेद में। तो जैमिनी ब्राह्मण का संबंध जो है वो सामवेद से है। एक सतपथ ब्राह्मण बड़ा पूछा जाता है सवाल, उसका संबंध यजुर्वेद से है। और गौपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। और ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण का जो संबंध है वो ऋग्वेद से, याद रखिएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल, और इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है इसका हाथी गुफा अभिलेख। और इसी अभिलेख में राजा नंद का भी प्रमाण मिलता है। नंबर 3 पर आ जाइए। नवधा भक्ति को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के द्वारा मान्यता दी गई है। नैनार संप्रदाय नहीं है, शैव संप्रदाय नहीं है, भागवत संप्रदाय के द्वारा। तो भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूपों को मान्यता दी गई है। नंबर 4 पर आ जाइए। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। बताइए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये विष्णु के अवतार हैं, इनका नाम क्या है। ये रिपीटेड प्रश्न है, यूपी पीसीएस पहले कर चुकी है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जा चुका है। बराह, ठीक है, बराह अवतार है विष्णु का, जो सागर से पृथ्वी को स्थिर करके बाहर निकालते हैं, संतुलित करके। तो देखिए, विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। और पौराणिक चित्रों में भगवान बराह धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इसको दिखाया है टीवी पर भी। नंबर 5 पर आ जाइए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था। किसके दरबार से संबंधित था। बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। और बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है। देखिए, श्रेणी जो है व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। दूसरा स्टेटमेंट है उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी और श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। क्यों दक्षिण भारत में नहीं थी क्या। गलत है ये वाला स्टेटमेंट, चौथा वाला। तो प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। श्रेणी व्यवस्था जो है उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। गलत है डी वाला स्टेटमेंट। नंबर 7 पर आ जाइए। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ। तो मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ शिशुनाग के शासनकाल में। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन कालीन इतिहास में सातवाह किसे कहते थे। किसे कहते थे सातवाह। व्यापारियों के काफिले को। तो देखिए, प्राचीन काल में यानी मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सातवाह की संज्ञा दी गई थी और इसका उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है।
वो कौन सा अभिलेख है अशोक का? दूसरा अभिलेख है वो। और कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? अशोक के तीसरे अभिलेख या शिलालेख में। वो भी बड़ा पूछा था एग्जाम में प्रश्न। तो अशोक के दूसरे वृहद अभिलेख में या शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। 10वां प्रश्न है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किन स्थानों पर गए और उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? मतलब कालानुक्रम से जाना है, मतलब जो सबसे पहले गए वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे पहले जाएंगे वो, ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक से स्टार्ट हो रहा, मतलब बोध गया से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक में बोध गया से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में भी बोध गया से स्टार्ट हो रहा है, और एक में चौथा यानी बोध गया से स्टार्ट हो रहा है, लुम्बिनी से स्टार्ट हो रहा है। दो ही स्टेटमेंट कटेंगे, वरना और कुछ नहीं है। तो बोध गया से तो नहीं स्टार्ट हुआ, गलत है। सबसे पहले गए वो लुम्बिनी। ठीक है, यानी चौथा सबसे पहले आएगा। लुम्बिनी के बाद गए वो कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के बाद यानी चौथा दूसरा हो गया। उसके बाद गए बोध गया, यानी तीसरा हो गया। फिर आए वो सारनाथ, यानी पांचवा हो गया। सारनाथ के बाद कुशीनगर, यानी तीसरा हो गया। और सबसे अंत में श्रावस्ती, यानी छठा हो गया। तो चौथा दूसरा डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं जो हैं वो रोक दी और उनके स्थान पर धम्म यात्राएं इन्होंने प्रारंभ की। उनकी धम्म यात्राओं का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद बोध गया, फिर सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर और अंत में है श्रावस्ती। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो गुर्जरा में है, मास्की में है। ठीक है, तो कालसी हटा दीजिए। देहरादून में एकमात्र उत्तराखंड का, यूके पीएससी में बड़ा पूछते हैं इसको। रुमिनदेही नहीं है। तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उनके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेतूर हो गया, उडेगोलम हो गया। यहाँ से जो है अशोक के नाम का, व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी अशोक का उल्लेख मिलता है। 12वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन था? सातवाहन। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। नंबर 13 पर आ जाइए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं गांधार शैली। तो भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इस शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। नंबर 14 पर आ जाइए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। तो पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम का उल्लेख है, जिनमें से सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण में मिलती है 29 राजाओं की। नंबर 15 पर आ जाइए। करंट से रिलेटेड प्रश्न है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है यूएस, और दूसरे स्थान पर है चीन, और तीसरे स्थान पर है भारत। तो देखिए, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान पर, चीन को दूसरा और भारत को तीसरा स्थान है। और वर्ष 2020 में भारत चौथे स्थान पर था, 21 में तीसरे पर है। नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में राज्य सामान्य श्रेणी आयोग किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? राज्य सामान्य श्रेणी आयोग स्थापित किया है पंजाब की सरकार ने। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने अनारक्षित वर्गों के लिए राज्य सामान्य श्रेणी आयोग स्थापित करने की मंजूरी दी है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस पर कोई प्रतिबंध नहीं है?
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। देखिए इस पर तो है CO2 पर, नाइट्रस ऑक्साइड पर भी है, CH4 मीथेन पर भी है, लेकिन वाटर वेपर पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक रहती नहीं है। तो जलवाष्प यानी वाटर वेपर की वायुमंडल में स्थिरता जो है बहुत कम समय के लिए होती है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती, अतः इस गैस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 18 पर आ जाइए। 21 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि विकल्प में उन 4 जिलों में से वो कौन सा जिला नहीं है। और इससे पहले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आधार सेवा केंद्र खुल चुके हैं, यानी वर्तमान में 5 और 4 मिलाकर कुल आधार सेवा केंद्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में 9 हो गई है। तो अभी हाल ही में खोले गए हैं वाराणसी, गोंडा, सहारनपुर और है मुरादाबाद, अमरोहा नहीं है। तो 21 दिसंबर 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कौशल विभाग तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, गोंडा में, सहारनपुर में और मुरादाबाद जिले में नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। तो अमरोहा नहीं है, मुरादाबाद है। अब देखिए इन आधार सेवा केंद्रों की स्थापना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा की गई है। और उत्तर प्रदेश में इससे पहले मेरठ में, गाजियाबाद में, आगरा में, लखनऊ में और प्रयागराज में स्थापित आधार सेवा केंद्र अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और 4 जिलों में आधार सेवा केंद्रों के उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश में अब आधार सेवा केंद्रों की संख्या कुल बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है, 5 4 9। देखिए आधार सेवा केंद्र के माध्यम से सरकार का लक्ष्य नागरिकों को वन सेंटर पर आधार से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करना है। नंबर 19 पर आ जाइए। 20 दिसंबर 2021 को किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कोई हो सकता है क्या इनके अलावा? और PV सिंधु को। तो 20 दिसंबर 2021 को भारत की 2 बार ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब शुरू किया गया था? देखिए 2018 से तो बहुत पहले की है। कब किया? 17 की नहीं, 16 15 की है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण के 2 प्रमुख घटक आपको याद हो तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी शामिल है। ठीक है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 20 प्रश्न थे ये, इसमें 15 एनसीईआरटी के, 14 एनसीईआरटी के और 6 जो है करंट से रिलेटेड थे। देखिए UPPCS में ये जो इस तरह की योजनाएं हैं इनको डेट के साथ पूछ लेता है या मैच करने के लिए पूछ लेता है, याद रखिएगा इनको।